हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो दृष्टि की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम फिर से आपके लिए एक नए चैप्टर को लेकर आए हैं। एक नहीं, दो, कम से कम दो चैप्टर आज हम लोग करेंगे। और आज का जो चैप्टर होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब आप लोग उसका नाम सुने ही होंगे, घड़ी और कैलेंडर। तो आज हम लोग क्लॉक एंड कैलेंडर पे डिस्कशन करेंगे, मतलब घड़ी और कैलेंडर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अच्छी बात यह है कि घड़ी आप लोग देखे होंगे, पहनते होंगे और कहीं ना कहीं इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी रहती है लोगों को। कैलेंडर के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलेंडर घर में लगा ही रहता है। आजकल तो डिजिटल ज़माना है, तो आप लोग मोबाइल में भी देख रहे होते हैं कैलेंडर। घड़ी भी डिजिटल आ चुका है। पहले हम लोग हैंड वॉच जो पहनते थे उसमें घंटे, मिनट और सुई की मतलब क्या कहते हैं, सुई होती थी। लेकिन आजकल तो सारा डिजिटल घड़ी है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो डिजिटल घड़ी नहीं होगा, हम लोग पढ़ेंगे जो नॉर्मल पहले घड़ी होता था, वही घड़ी के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके घर में दीवार पे लगी रहती है। कैलेंडर भी हम उसी कैलेंडर के बारे में बातचीत करेंगे जो आप जनरली अपने घर में टंगा हुआ देखते हैं। तो क्लॉक और कैलेंडर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा उन चीज़ों को समझना पड़ेगा जो पहले ज़माने में आप देखते थे। जैसे घड़ी को कौन से घड़ी में घंटे की सुई कहाँ है, मिनट की सुई कहाँ है, इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। घड़ी कई बार फास्ट हो जाती है, कई बार स्लो हो जाती है किसी तकनीकी खराबी के कारण। जनरली तो खैर घड़ी अपने समय से चलती है, बट कई बार तकनीकी खराबी उसमें होती है, तो कई बार 5 मिनट फास्ट, कई बार 3 मिनट स्लो। ये वाला भी कंडीशन आपको दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं पता होगा शायद, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको अगर घड़ी देखना आता हो तो घड़ी के सारे सवाल आप हल कर लेंगे, या कैलेंडर अगर आपको आता है तो कैलेंडर के सारे सवाल हल कर लेंगे। इसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो आपके पास जानकारी का अभाव है ना, वो आज आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा था और किस कारण मुझसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे। तो ये दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और सारे कॉन्सेप्ट आपके आज क्लियर भी करा दिए जाएंगे और बहुत आराम से आप घड़ी और कैलेंडर को सीख भी जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम सबसे पहले देख लें कि आज का टॉपिक है मेरा क्लॉक। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्लॉक, है ना, जिसको घड़ी कहते हैं हिंदी में। तो जनरली आपको पता है कि घड़ी गोल डायल वाली होती है ना। हम लोग गोल डायल वाली ही घड़ी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हालांकि स्क्वायर में भी होता है, ट्रायंगल में भी आने लगा आजकल, तो हर शेप में घड़ी आ रहा है, बट हम लोग जनरली गोल डायल वाली घड़ी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि घड़ी दिखता किस तरीके का है। तो मान लेते हमने एक घड़ी बना लिया, ये आपको पता है कि इसमें, और हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो 12 घंटे वाली घड़ी की, है ना, 24 घंटे वाली नहीं। तो आपको पता है यहाँ 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। एक दिन में 12 घंटे नहीं 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम लोग एक दिन में 2 बार घड़ी राउंड लगाती है। मतलब हम लोग 12 घंटे की घड़ी पढ़ेंगे जनरली। 24 घंटे भी घड़ी आ जाएगी तो आपको परेशान नहीं होना है, आप बना लेंगे। लेकिन कोशिश ये करना है कि पहले हम 12 घंटे वाली घड़ी सीख लें। ये एक सर्कल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि सर्कल के अंदर 360 डिग्री का कोण होता है। पूरे सर्कल के अंदर कितने डिग्री का कोण होता है? 360 डिग्री। ये तो पता है ना, एक सर्कल में कितने डिग्री का कोण है? 360 डिग्री, ठीक है, ये सभी को पता है। तो जब ये पूरे कोण के अंदर मतलब पूरे सर्कल में 360 डिग्री का कोण होता है, और आपको पता है ये 12 लैप है, 1 लैप, 2 लैप, 3 लैप, 4 लैप, इस तरह करके ये 12 लैप है। तो एक लैप कितने डिग्री एंगल का होगा? तो हम कहेंगे, आपको ये भी पता है, अगर हम मिनट की सुई के बारे में बात करें, मिनट की सुई के केस में, अगर हम मिनट की सुई के केस में बातचीत करें आपसे, तो आपको यहाँ पे दिख पा रहा है कि यहाँ से यहाँ 5 मिनट होता है, पता है ना आपको, क्योंकि टोटल होता है 60 मिनट का, है ना। टोटल जो घड़ी एक मतलब राउंड अगर मिनट की सुई लगाए तो 60 मिनट में लगाती है, और आपको पता है वो 12 लैप में लगाती है, तो हर लैप 5 मिनट का होगा। ऐसे भी समझिए ना, 12 से 1 जाते तो कहते हैं ना 5 मिनट आगे बढ़ गए, मिनट की सुई की बात करें तो हम कहेंगे कि 12 लैप है, तो 12 लैप में घड़ी कहीं ना कहीं 360 डिग्री ट्रैवल करती है। तो एक लैप में कितना ट्रैवल करेगी? 360 बटे 12, मतलब 30 डिग्री। और जो एक लैप होता है वो कितने का होता है? 5 मिनट का। तो हम कहेंगे कि 5 मिनट में घड़ी की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में घड़ी की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का।
आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में घड़ी की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज याद रख लीजिए, ठीक है। क्यों बनाती है आपको रीजन यहाँ पे समझा दिया है मैंने। अगर हम घंटे की सुई की बात करें, घंटे की सुई की केस में, घंटे की सुई की केस में अगर हम बात करें तो आपको ये जरूर पता होगा कि घंटे की जो सुई है ना, वो पूरे 12 घंटे में एक राउंड लगाती है। पूरे 12 घंटे में एक राउंड लगाती है ना भाई, देख रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा, यहां से यहाँ 1 घंटा, यहां से यहाँ 1 घंटा, मतलब ये 12 घंटे में कितना बनाती है, 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 घंटे में कितना, 360 डिग्री का क्या बनाती है, कोण, ठीक है ना। तो 1 घंटे में कितने डिग्री का बनाएगी, 360 बटे 12 मतलब 30 डिग्री का। आपको पता है 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 30 बटे 60 मतलब 1 बटे 2 डिग्री का, ठीक है ना। 60 मिनट में, 1 घंटे में 30 डिग्री, अच्छा 60 मिनट में, 1 घंटे को तो 60 मिनट लिखते ही है, 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाएगी, है ना। 1 घंटे का या 60 मिनट का 30 डिग्री का कोण। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। तो दोनों के बीच जो सापेक्ष कोण है ना, सापेक्ष कोण मतलब दोनों मिल के एक्चुअल में 6 माइनस हाफ मतलब 5.5 डिग्री का कोण बनाती है हर मिनट। कितना, हर मिनट, प्रति मिनट। इस बात को बहुत जरूरी है याद रखना। अब बोलेंगे सर आधा क्यों माइनस हो जाता है, समझिए बहुत जरूरी बात है, समझना चाहिए, समझना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं कि कोई घड़ी 1 बज रहा हो, सपोज कर लीजिए 1 बज रहा हो, है ना, ठीक है, या सपोज कर लीजिए 3 बज रहा हो। 3 तो ऐसे दिखेगा कुछ, ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई, है ना। 3 घंटे में, सॉरी 3 बजे आपको कुछ इस तरह का दिख रहा होगा घड़ी, लेकिन ये जैसे 3-5 हो जाएगा तो ये क्या मिनट की सुई वहीं पे रहती है, सॉरी घंटे की सुई वहीं पे रहती है, ये भी बदल के कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाता है। तो वही जो है ना, सापेक्ष चाल का मतलब ये होता है, या सापेक्ष कोण का मतलब ये होता है कि जब मिनट की सुई आगे बढ़ती है ना, तो घड़ी की भी सुई थोड़ा बहुत डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होती है, वो खड़ी नहीं रहती। ऐसे कभी सुने क्या कि 3 बज रहा है और 4 जैसे बजेगा वो दौड़ के यहाँ आ जाएगी, वो थोड़ा थोड़ा अपने रफ्तार में चल रहा होता है, जिससे कि लास्ट में वो अपना 4 पे आराम से पहुंच जाए, जैसे 60 मिनट हो जाए। मतलब मिनट की सुई अगर 1 राउंड ट्रेवल कर ले तो वो भी अपने 1 घंटे को ट्रेवल कर ले, मतलब उस अनुसार उसको बनाया ही गया है घड़ी को। तो आप ये बात समझ गए कि मिनट की सुई के केस में क्या होता है, 1 मिनट में 6 डिग्री। आपको एक्चुअल में ये याद रखना है, ऊपर क्या लिखा उसको भूल भी जाएंगे तो बहुत ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये रखना है याद, ठीक है ना, कि 1 मिनट में घंटे की सुई हाफ डिग्री का कोण बनाती है और 1 मिनट में मिनट की सुई हाफ नहीं 6 डिग्री का कोण बनाती है। सेकेंड की सुई का हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, सेकेंड का एक्चुअल में नहीं आता है, हमें पढ़ना है केवल मिनट और घंटे की सुई, है ना, मिनट और केवल घंटे की सुई। ये बहुत जरूरी बातें थी जो मैंने आपको बताया है। आप चाहे तो इसको याद रख लीजिए, या कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो बहुत मतलब अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। क्योंकि इसके बाद क्या होगा, एक फॉर्मूला देंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है और आप पूरे घड़ी में वही फॉर्मूला आपको काम देगा, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप उसको चाहे तो नोट कर ले अपने नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। कोण बराबर, हमेशा याद रखिएगा, 30 गुना h, ये -11/2 इंटू एम होता है, ठीक है। ये इस तरह का माइनस मैंने इसलिए लिखा है कि अगर कभी भी ये बड़ा होगा तो इसमें ये घटाएंगे, और ये अगर ये बड़ा हो जाता है तो इसमें ये घटाएंगे, वो उल्टा सीधा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो बड़ा होगा वो पहले होगा, जो छोटा होगा वो बाद में होगा, इसलिए क्या है, इसको आप उल्टा सीधा कर सकते हैं। ये कोण का मतलब है कि मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण निकालने की बात होती है यहाँ पे। कोण का मतलब मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण, ठीक है। ये बहुत जरूरी बातें हैं, आप इस बात को समझ गए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने चाहिए, आप उसको याद रख लीजिए, बहुत जरूरी है। अगर वो याद रह गया तो समझिए आपके ठीक ठाक मतलब हो जाएंगे।
चलिए अब देखिए यहां पे जो जरूरी बात है आपको यहां पे हम लिख देते हैं 0 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण। ठीक है, यहां पे लिखेंगे 1 घंटा, यहां लिखेंगे 12 घंटा और यहां लिखेंगे 24 घंटा। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, टेबल में बना लेते हैं इसको, क्योंकि ये आपको हमेशा काम देगा, है ना। कोशिश ये रहेगा कि ये इस तरह बने कि आपको हमेशा काम दे। ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आपके लिए मैं बना रहा हूं, ये बहुत काम देगा सीधे आंसर बताने के लिए। यहाँ पे होगा 0 डिग्री, ठीक है, समझिए यहाँ 0 डिग्री लिखेंगे, यहाँ 90 डिग्री लिखेंगे और यहाँ 180 डिग्री लिखेंगे। देखिए 0 डिग्री को कहते हैं आप कह सकते हैं 0 डिग्री को आच्छादित, ठीक है, आच्छादित भी कहते हैं। 90 डिग्री को कह सकते हैं समकोण पर, ठीक है ना, समकोण। और 180 डिग्री को आप कह सकते हैं संपाती, ठीक है ना, ये सबका नाम है। 180 डिग्री को संपाती आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये सब नाम आपको दिखेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में, ठीक है ना, 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है और ये 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में आपके 2 बार बनते हैं, 12 घंटे में बनेगा 12 बार या 11 बार, या बनेगा 22 बार, है ना, ये 22 बार बनेगा और ये 44 बार बनेगा। ठीक है, 2, 22 और 44, ठीक है, और ये बनेगा 1, 11, 22, ये भी बनेगा 1, 11 और 22। बस आप इस बात को याद रखिएगा कि 0 डिग्री 1 घंटे में बनता है 1 बार, 90 डिग्री 2 बार और 180 डिग्री 1 बार। ये टेबल बस आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना, क्यों होता है, कैसे होता है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए बस। ठीक है, डायरेक्ट याद होना चाहिए, आपको इसमें बहुत ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आपका काम इस फॉर्मूला से होगा, ठीक है ना, आपका ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा बस। ठीक है, आपको इस बात को बस याद रख लेना है, जो जरूरी बात है मैंने आपको बताया। ठीक है, कोण और ये, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि इससे एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब कैलेंडर क्लॉक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ज्यादा आइडिया आपको भी नहीं होगा। अब देखिए, अब हम लोग फिर यहीं चलते हैं। इसमें एक्चुअली क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है आप उस बात को समझिए। ठीक है ना, क्वेश्चंस कैसा पूछा जाता है, क्वेश्चंस का नेचर कैसा होता है। आपसे देगा कि जैसे एक घड़ी दे दिया ये, ठीक है ना, आपको पता है ये 12 घंटे की घड़ी है, मैंने पहले ही बताया आपको कि हम 12 घंटे की घड़ी पे ही डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, जो जो बात है वो समझिए। आपसे पूछेगा कि 4 बज के, ठीक है, 40 मिनट पे, ठीक है, 4 बज के 40 मिनट के बीच का कोण क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा था। कितना, 4 बज के 40 मिनट के बीच, 40 मिनट पर, है ना, 4:40 पे, 4:40 पे घड़ी के दोनों सुई के बीच का कोण क्या होगा। 4:40 कुछ इस तरह ही दिखेगा। ये है आपके घंटे की सुई, ये है आवर हैंड और ये है मिनट हैंड। ठीक है भाई, अब आपको पता है कि आवर हैंड क्या है, जाहिर सी बात है 4 से थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ ही जाएगी ना। तो आप इस बात को समझिए मैनुअल तरीके से कि 4 और 8 के बीच में वैसे कितने डिग्री का कोण बनता है। आपको पता है कितना लैप है, 1, 2, 3, 4, 4 लैप है, और हर लैप में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का बनता है ना भाई, आपको मैंने बताया था ना, हर लैप में 30 डिग्री का एंगल बनता है, हर लैप में 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना, तो 4 लैप में कितने डिग्री का एंगल बनेगा,
4 गुना 30, ठीक है, ये लिख देते हैं जिससे कि आपको आगे याद रहे। हर लैप में 30 डिग्री का कोण बनता है क्योंकि टोटल 360 डिग्री है। तो 4 लैप में 120 डिग्री का कोण बनता, लेकिन क्या हुआ ना, ये कोण थोड़ा सा झुक गया। क्यों? यहां पे अगर घंटे की सुई होती, सपोज कर लेते हैं एकदम 4 पे, तो 120 डिग्री का कोण बनता, जबकि ऐसा संभव होता नहीं है। जैसे 4:40 होगा, घंटे की भी सुई खिसक के थोड़ा आगे बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जैसे आगे बढ़ी, इसका मतलब है कि यहां से यहां एंगल कम हो गया है ना, देख रहे हैं, इतना सा एंगल कम हो जाएगा। ये जो कम एंगल है ना, ये क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि एक घंटे में, सॉरी, घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। तो हाफ डिग्री का कोण बनाएगी 40 मिनट तक, क्योंकि 40 मिनट तक घड़ी वाली सुई है ना, 40 वाली घंटे वाली सुई चली है। कुल मिला के कितना हो गया, 120 डिग्री माइनस 20 डिग्री, मतलब एक्चुअल में ये 100 डिग्री का कोण बनाएगी। 4:40 के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 100 डिग्री। ये आपका न्यून कोण आया। मतलब अगर हम बात करें, इसमें 2 कोण बनता है, एक तो ये वाला बना और एक कौन वाला कोण बनेगा, एक ऊपर वाला भी बनेगा। तो अगर अधिक कोण की बात करें, ये तो आपने क्या निकाला, न्यून कोण, छोटा वाला कोण। अगर इसी में बोले कि अधिक कोण कौन सा होगा, कई बार पूछ लेता है घुमा के, तो अधिक कोण कितना हो जाए आपको पता है, टोटल 360 डिग्री का होता है सर्कल में, 100 डिग्री कम कर दीजिए, मतलब अधिक कोण होगा 260 डिग्री और न्यून कोण होगा कितना, कितना होगा न्यून कोण, न्यून कोण हो जाएगा मेरा 200, सॉरी, न्यून कोण मेरा हो जाएगा 100 डिग्री और अधिक कोण 260 डिग्री। तो क्या हमेशा ये झुकता ही है, हमेशा माइनस होगा क्या, हमेशा माइनस होगा नहीं। और एक बात समझिए, एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था बहुत इंपॉर्टेंट, कि थीटा बराबर एंगल बराबर 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम, दिया था ना, दिया था। इससे भी निकाल सकते हैं आप, आपको पता है 30 क्या है, 30, अगुना क्या है आपका 4 माइनस 11/2 इंटू एम क्या है आपका, कितना मिनट है भाई, एम क्या है 40 मिनट है ना, तो इंटू 40। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 120 माइनस ये कितना हो जाएगा 220। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ माइनस में आ रहा है, मैंने क्या बताया था, जो बड़ा होता है उसको पहले लिख दीजिएगा, जो छोटा होता है उसको बाद में लिख दीजिएगा। मतलब 220 माइनस 120 करेंगे तो आंसर देखिए 100 डिग्री आ गया ना। तो दोनों के बीच जो कोण है ना, वो 120 डिग्री 100 डिग्री ही आएगा, चाहे आप फॉर्मूला से निकालिए या मैनुअल तरीके से निकालिए। यहाँ पे फॉर्मूला में बस बदल के आ गया, ये एक्चुअली इधर और ये इधर होना चाहिए, है ना। आपको वो करते समय पता लग जाएगा कि कौन बड़ा होगा, और ना भी पता लगे तो परेशान नहीं होना है, जो बड़ा होगा उसमें छोटा ही घटाना है, ठीक है। कुल मिला के ये आंसर है। निगेटिव में भी आएगा तो उसको पॉजिटिव ही लेना। सपोज कर लेते 120 माइनस, आप अगर इसी को लिखते 120 माइनस 220 भी लिखते तो ये क्या हो जाता, माइनस 100 डिग्री। आपको माइनस में एंगल नहीं सोचना, आपको सोचना है 100 डिग्री ही आंसर होगा, ठीक है। कुल मिला के ये तो तब हुआ जब आपका क्या है, कोण आपका झुक रहा है, कहीं ना कहीं झुक रहा है। लेकिन दूसरा केस ये भी बनेगा कि मान लेते हैं घड़ी है, सपोज कर लेते हैं ये भी 12 घंटे की घड़ी है, हम 12 घंटे की घड़ी पे ही अभी डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पे 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब यहाँ पे कोण हम बदल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सॉरी, अब हम आपको बोलेंगे कि 8 बज के, ठीक है, 20 मिनट हो रहा हो, ठीक है। ये मिनट की सुई एकदम 4 पे, और ये बज रहा है 8 बज के 20 मिनट। ये क्या है, आर हैंड है, और ये कौन सा है, मिनट हैंड है। और टाइम कितना हो रहा है, 8 बज के 20 मिनट, ठीक है। अब इसके बीच का कोण बताना है आपको, इसके बीच का क्या बताना है, कोण बताना है, ये बताना है, थीटा। और दोनों बताना है, न्यून कोण भी बताना है और अधिक कोण भी बताना है। तो सबसे पहले कॉमन सेंस लगाइए। हम देख पा रहे हैं, जो बहुत जरूरी चीज आपको दिखा रहे हैं, कि यहाँ पे कितना लैप है, 1 2 3 4, 4 लैप और थोड़ा बहुत आगे। थोड़ा बहुत आगे क्यों, क्योंकि 8:20 में 8 से सुई आगे निकल गई है। तो अभी छोड़ दीजिए, आप सोचिए कि नहीं, घड़ी की सुई यहीं पे है, घंटे वाली भी, ठीक है। तो रियल में क्या एंगल होता, 30 गुना कितना लैप है, 1 2 3 4, 4 लैप है तो गुना 4 माइनस, ठीक है। अब माइनस नहीं होगा, कॉमन सेंस लगाइए। माइनस तब होता ना जब ये झुक रही होती, ये तो भाग रही है, ये तो भाग रही है ना, इतना बढ़ गया है, ये क्या है, थीटा इतना बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। तो इस बार माइनस ना होकर प्लस होगा, कितना, हाफ इंटू, आपको पता है कितना मिनट चली है, 20 मिनट है ना, 20 मिनट चली है, तो कितना हो जाएगा 120 प्लस 10, मतलब 130 डिग्री का कोण बनेगा। कौन वाला, ये वाला, है ना। तो जाहिर सी बात है, आपने न्यून कोण निकाल लिया,
130 डिग्री, तो अधिक कोण क्या होगा भाई? अधिक कोण 360 में 130 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 230 डिग्री। समझ पाए कि कई बार बढ़ता है कई बार घटता है। आपको ये चीज खुद कॉमन सेंस लगाना है। बार बार आप घड़ी बना के करोगे तो परेशान हो जाओगे। अब कहोगे सर 8:20 है तो हम बिना घड़ी बनाए कैसे बनाएंगे? तो आपको ये सोचना है कि 8:20 में घंटे वाली सुई 8 पे होगी और 20 मिनट पे मिनट वाली सुई पीछे होगी। जब मिनट वाली सुई पीछे हो जाए घंटे वाले से, जब मिनट वाली सुई घंटे से पीछे हो तो हमेशा समझिएगा ऐड होगा, और जब मिनट वाली सुई आगे होगी घंटे से तो हमेशा समझिएगा माइनस होगा। इस बात को याद रख लीजिएगा। यहां देख रहे हैं मिनट वाली सुई पीछे है, घंटे वाली आगे है, तो प्लस होना है। क्यों? क्योंकि घंटे वाली आगे भागेगी, मिनट वाली पीछे है। और जब मिनट वाली आपके आगे रहते हैं, मिनट वाली आगे रहेगी और घंटे वाली पीछे रहेगी ना, तो माइनस होगा, क्योंकि घंटे वाली चिपकेगी उसके साथ। समझ गए ना? ये सब छोटी छोटी बातें जो महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको फॉर्मूला से बनाने की कोशिश करें, ठीक है ना, अगर हम इसको फॉर्मूला से बनाने की कोशिश करें, आपको पता है थीटा बराबर होता है 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। आपको पता है एच का मान क्या है? यहाँ पे 8 है, आवर 8 है ना, माइनस 11/2 इंटू एम का मान है 20। सॉल्व कीजिए, 8 तिया 24, 240 माइनस 110 कितना है? 110। तो देख लीजिए 130 डिग्री आ गया। तो आपको बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है, ये आंसर है। जब भी बच्चे आपको ये लगे कि नहीं भाई हम यहाँ पे सर फिर भी कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कैसे बना रहे हैं, तो आप इस फॉर्मूला पे ही बनाना सीख लीजिए आज से। 30 गुना एच माइनस 11/2 इंटू एम, ये फॉर्मूला बहुत यूनिवर्सल है। इससे गलतियां होने की संभावना 0 होती है। और इस तरीके से मैनुअल तरीके से क्या है कि बच्चे गलती कर देते हैं माइनस और प्लस करने के दौरान, है ना, उसको पता नहीं लगता कि माइनस करना चाहिए प्लस। ठीक है, लेकिन आप सीखेंगे तो पता लग जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं घड़ी में। घड़ी में बस यही होता है ना, घड़ी में इससे ज्यादा कुछ तनाव लेने की जरूरत है नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन होता है घड़ी में। ठीक है, मुझे लगता है कि घड़ी आप सीख गए होंगे। अब हम सीधे चलते हैं आपके क्वेश्चंस पे। 4:35 बजे दोनों सुइयों के बीच न्यून कोण कितने का होगा? न्यून कोण का मतलब छोटा वाला कोण है ना, यहाँ पे अधिक कोण नहीं बोला। आपको पता है 4:35। अब हम घड़ी नहीं बनाएंगे, आपको बस याद रखना है 4:35 मतलब आर हैंड आपका कितने पे होगा? 4 पे, और मिनट हैंड कितने पे होगा भाई? 7 पे। आप ऐसे सोचिए, है ना, 35 का मतलब 7 नहीं होता है, 35 का मतलब 7, ये सब तो पता होगा ना। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि घंटे की सुई पीछे है, मिनट की सुई आगे है। अगर मिनट की सुई आगे हो और घंटे की सुई पीछे हो तो क्या होता है? माइनस होता है ना। तो हमें क्या निकालना है? कोण। तो बीच का कोण क्या होगा? पहले ये देखिए कितना लैप है दोनों के बीच? 3 लैप है। तो 3 लैप में कितना कोण बनेगा? 30 गुना 30 डिग्री, और माइनस होगा। क्यों? क्योंकि मिनट की सुई आगे है और घंटे की सुई पीछे है, तो माइनस होता है। माइनस कितना होगा? हाफ डिग्री। कितना मिनट चला है भाई? 35 मिनट। तो 35 से तो कितना हो जाएगा? 30 या 90 डिग्री, अब माइनस 17.5 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, 0.5 डिग्री यहां लिख दीजिए। 9 में 7 गया 2 और 8 में गया 7, 72.5 डिग्री मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 72.5 डिग्री। अब बोलेंगे कि सर नहीं फॉर्मूला से बनाएंगे, तो बना लीजिए। थीटा बराबर होता है 30 गुना एच माइनस 11/2 इंटू एम। आपको पता है 30, एच का मान है 8 माइनस 11/2 और इंटू 35, है ना, मिनट 35 है। सॉल्व करिएगा तो देखिए 240 माइनस इसको कर दीजिएगा तो 17.5 हो जाएगा। ये 17.5 हो जाएगा। 17.5 गुना मतलब 11 × 5 = 55, 5 11 × 7 = 77, 5 82, 8 11 8 19। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी 72.5 डिग्री ही देगा। आप बिल्कुल तनाव मत लीजिएगा, आप जैसे चाहें वैसे बनाइए। आपको बिल्कुल हम एकदम फोर्स नहीं करते हैं किसी भी क्लासेस में कि आप मेरे मेथड से बनाओ। ठीक है, क्लियर? आगे चलिए। 5:35 बजे दोनों सुई के बीच अधिक कोण क्या होगा? देखिए हम निकालते हैं ना तो वो न्यून कोण आता है, याद रखिएगा। निकालने पे हमेशा क्या आता है? लगभग केस में न्यून कोण आता है, और ना अब उससे कोई दिक्कत नहीं। न्यून आए तो अधिक निकल जाता है, अधिक आए तो न्यून निकल जाता है, दिक्कत नहीं। 5:45 है तो फटाफट लिख लीजिए, आर हैंड है 5 पे और मिनट हैंड है 9 पे, है ना भाई। अब देख रहे हैं मिनट हैंड आगे है, आर हैंड पीछे, फिर क्या होगा? माइनस होगा। लैप कितने का है? लैप है 4 का।
4 का लैप है तो क्या हो जाएगा, कोण बराबर हो जाएगा 30 गुना 4 माइनस हाफ इंटू कितना मिनट चला भाई, 45 मिनट, तो 45। सॉल्व करेंगे तो 120 माइनस ये हो जाएगा 22.5, तो 120 दशमलव माइनस 22.5, ये हो जाएगा 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7 और 11 में 2 गया 9, 97.5 डिग्री। 97.5 डिग्री अब अधिक कोण है या न्यून कोण है भाई, है ना। दोनों सुई के बीच अधिक कोण कितना है, 97.5 डिग्री। आपको पता है कि पूरा जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, यहाँ पे अधिक कोण होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अधिक कोण निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ना अधिक कोण ज्यादा हो जाएगा ना, 360 में माइनस करेंगे तो ज्यादा होगा। यहाँ पे सीधे लिख दीजिए बीच कोण कितने का होगा, ये हटा दीजिए, तो मेरा आंसर हो जाएगा 97.5 डिग्री। आप चाहते तो फॉर्मूला से भी बना सकते थे, थीटा बराबर 30 गुना एच माइनस 11/2 एम। 30 गुना एच का मान है यहाँ पे 5 माइनस 11/2 एम का मान है 45, एम का मान क्या है 45, कितना हो जाएगा 150 माइनस ये हो जाएगा 22.5, है ना। 22.5 को 11 से गुना करेंगे, 11 गुना 5 55, 11 दूना 22 5, 27 2, 11 दूना 22 2 24। सॉल्व करेंगे, देखिए उल्टा सीधा सॉल्व होगा, उससे घबराने की बात नहीं है, 97.5 डिग्री ही आएगा आंसर, ठीक है ना। बहुत मजेदार क्वेश्चन था। चलिए आगे। एक व्यक्ति 3 से 4 के बीच घर से बाहर निकलता है, एकदम वापस आकर देखता है कि घड़ी की सुइयां अपनी स्थितियों को बदल चुकी थी, तो बताइए कि व्यक्ति कितनी देर बाहर रहा। समझिए इस क्वेश्चन को मैं एक हिंट बताने जा रहा हूं आपको, ट्रिक बताता हूं जो आपको हमेशा काम देगा। जैसे एक घड़ी है ना भाई, घड़ी है, मान लेते ये घड़ी बना हुआ है, आपको 12 घंटे की घड़ी है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जब भी ऐसी कंडीशन हो और कहे कि कोई व्यक्ति 3 से 4 के बीच में घर से बाहर निकलता है, 3 से 4 के बीच का मतलब आप एक ऐसा समय सोच लीजिए, आप अपनी मर्जी से सोच लीजिए, आपको बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं। 3 और 4 के बीच समय क्या होना चाहिए, 3:40 ले लेते हैं। हम सोचेंगे कि वो व्यक्ति ना 3:40 पे घर से निकला था, लगभग इतना हो रहा होगा, ऐसे दिख रहा होगा घड़ी, ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है। ये 3:40 में घर से निकला, ये मैंने खुद एज्यूम किया। आप 3:20 भी ले सकते हो, 3:10 भी ले सकते हो, 3:50 भी ले सकते हो, घबराना नहीं है। 3:40 में निकला, जब वो वापस आया तो देखा कि घड़ी की सुई बदल गई है। घड़ी की सुई क्या हुई ना, यहां पे आ चुका है आपका आवर हैंड और यहां पे आ चुका है आपका मिनट हैंड, उल्टा हो गया। जब भी ऐसी स्थिति आवे तो आप समझ लेना वो कितने देर घर से बाहर रहा। तो इसका जवाब हमेशा याद रखिएगा, 55.38 मिनट होता है। कितना होता है, 55.38 मिनट में हर 55.38 मिनट में घड़ी की सुइयों की स्थिति क्या होता है, आपस में बदल जाता है, आपस में बदल जाती है। इस बात को आप रट ले, जिंदगी में गलत नहीं होगा। इसका डिटेल चाहेंगे तो हम बता देते हैं आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक व्यक्ति इतने से इतने के बीच घूमने गया, वापिस आया तो देखा कि घड़ी की सुई बदल गई है आपस में, तो उस कितने देर घर से बाहर रहा या कितने देर घूमने गया या कितने देर नहाने गया, उससे लेना देना नहीं। आपको सीधे आंसर देना है 15.38, या आपको यह भी समझना है 55 से 5/11 ऐसे भी, है ना। इसको अगर हम इसमें लिखेंगे तो आपको, या छोड़िए डेसिमल में याद रखिए, 55.38 मिनट में क्या है ना, घड़ी की सुई आपस में क्या होता है, बदल जाता है। ये आप रट सकते हैं, इसको आप रट लीजिए तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना। इसको आप रट लीजिए, इसका बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप जानेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, मुझे लगता है इसकी नीड नहीं है, बीएड में तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो आपको बस इस बात का याद रखना है कि कोई व्यक्ति अगर कहीं घूमने जाता है और वापिस आता है और ये देख रहा है कि घड़ी की सुइयां आपस में स्थिति बदल चुकी है, तो वो 55.38 मिनट लगता है इतना करने में। 1 घंटा नहीं लगता वो एक्चुअल में, ठीक है ना, 1 घंटा नहीं लगता एक्चुअल में। अगर इसका डिटेल जाएंगे तो समझिए क्या होता है, कॉमन सेंस लगाइए। थीटा बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, 30 गुना h माइनस 11/2 m होता है, ये पता है आपको। थोड़ा सा डिटेल जान ही लीजिए। समझिए कि अगर घड़ी और घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे को स्थिति बदलेगी ना तो 180 डिग्री ट्रैवल कर जाती है, याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, वो 180 डिग्री का ट्रैवल कर जाता है। तो 180 डिग्री बराबर 30 गुना
h माइनस 11/2 इंटू एम, ठीक है ना, 30 गुना h इंटू 11/2 इंटू एम। आपको पता है मैंने क्या लिया था, आपको ये देखना है कि मैंने 3 और 4 के बीच लिया था, तो हमेशा याद रखिएगा क्या होगा बदल के 4 बज के कुछ मिनट होगा, तो यहाँ पे 30 गुना 3 माइनस 11/2 इंटू एम, एम का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 180 डिग्री माइनस बराबर 30 गुना 3 माइनस 11/2 इंटू एम। सॉल्व करेंगे तो देखिए 30 या 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, ये उधर ये इधर, तो 90 माइनस 180, तो ये उल्टा कर दीजिए, क्या है ना, ये माइनस हो रहा है, ये बड़ा छोटा हो रहा है, तो इसको उल्टा लिख दीजिए जिससे कि दिक्कत ना हो। यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअल में 11/2 इंटू एम माइनस 30 इंटू एच, तो हम लिखेंगे 11/2 इंटू एम माइनस 30 गुना 3। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 11/2 इंटू एम माइनस 90, जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 11/2 इंटू एम बराबर 270 और m बराबर 540, है ना, कितना हो जाएगा 540/11। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना 27 दूना 54, तो ये लगभग आपका 55.38 मिनट दे देता है, ठीक है ना, 55.38 मिनट लगभग दे देगा आपको। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, यदि घड़ी में 3:15 बज रहा हो तो दोनों सुइयां किस दिशा को इंगित करेगी, लिखिए, कितना आसान क्वेश्चन है। घड़ी में 3:15 बज रहा है तो 3:15 पहले बजा लेते हैं घड़ी में, है ना, कैसे बजेगा 3:15 भाई, तो देखिए 1 2 जितना जरूरत है उतना ही लिखते हैं ना, 12 1 2 3 4 5 6 इतना ही लिख लेते हैं, उधर की नीड नहीं पड़ेगी। 3:15 कैसे बजा, देखिए मिनट वाली सुई तो एकदम 3 पे होगी, है ना, और घंटे वाली सुई लगभग जो है ना, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ी होगी, यहाँ पे होगी, ये बज रहा है 3:15। तो बताइए वो किस दिशा की ओर इंगित करेगी। तो आपको पता है मैंने डायरेक्शन पढ़ाया था आपको, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, तो दोनों पूर्व की दिशा में इंगित कर रही है। दोनों कहाँ कर रही है इंगित, पूर्व की ओर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, कह रहा है कि यदि घड़ी के अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो 7:30 बजे घंटे वाली सुई की स्थिति क्या होगी यदि 1 के स्थान पर ए, 2 के स्थान पर सी, 3 के स्थान पर ई और इसी प्रकार 12 के स्थान पर डब्ल्यू रखा जाए तो। देखिए थोड़ा सा कह सकते हैं बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना है ना, एक सर्कल मैंने बना लिया, मतलब घड़ी बना लिया, एकदम आराम से सिखाएंगे ना जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आए, बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आप सब सीख जाएंगे, बहुत इंटेलिजेंट है आप। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना बज रहा है 7:30, है ना, 7:30 बजा दीजिए आप। 7:30 कैसे बजेगा भाई, देखिए 7:30 का मतलब होगा कि मिनट वाली सुई तो पक्का 30 पे होगी, मिनट वाली सुई कहाँ होगी, एग्जैक्टली 30 पे होगी, 6 पे, और 7:30 का मतलब है कि एकदम बीच में होगी ये घंटे वाली सुई 7 और 8 के। अब ये कह रहा है, अब कुछ ऑपरेशन करने कह रहा है, ऑपरेशन क्या कह रहा है कि 1 के स्थान पर ए लिखना है, ठीक है, 1 के स्थान पर ए, 2 के स्थान पर सी लिखना है, मतलब एक एक छोड़ के सी डी ई लिखना है यहाँ, एफ जी लिखना है यहाँ, एच आई लिखना है यहाँ, ठीक है ना, जे के लिखना है यहाँ, एल एम लिखना है, एन ओ लिखना है, ठीक है ना। बस आपको इतने ही काम है, आगे मत लिखो, क्यों, क्योंकि आपसे केवल पूछा है कि घंटे वाली सुई किस 2 लेटर के बीच होगी, तो आपको नहीं दिख रहा है कि किस 2 लेटर के बीच है, आराम से दिख रहा होगा किसके बीच है, एम और ओ के बीच में, तो ओ और एम के बीच में घंटे वाली सुई कहाँ है, लाई करेगी। बहुत आसान था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, एक घड़ी जो समय बताती है, सही समय बताती है, और एक दूसरी घड़ी जिसमें मिनट वाली सुई पहली घड़ी के मुकाबले 50% ज्यादा तेज चलती है, एक ही समय से शुरू होने पर 1 घंटे के बाद दोनों के समय में कितने मिनट का अंतर होगा। समझिए, 2 घड़ी है, एक घड़ी ये है, ठीक है, और एक दूसरी घड़ी ये है, एक क्या है सही घड़ी है, एक क्या है खराब घड़ी है। खराब क्यों, ये फास्ट चल रही है, ये अगर 60 मिनट चलती है ना, ये क्या है 60 मिनट अगर चलती है, कह रहा है कि 1 घंटे होने के बाद दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा समय में, तो ये 1 घंटा चल रहा है तो ये इससे 50% तेज चल रहा है, तो जाहिर सी बात है ये कितना चल लेगा, 60 गुना 150%, 50% का मतलब 150%, तो ये चलेगा 90 मिनट।
मतलब ये 60 मिनट चलेगा तो ये 90 मिनट चलेगा। तो भाई अंतर कितने का है समय में, तो 90 में 60 घटा दीजिए। तो एक्चुअली में ना दोनों घड़ी में 30 मिनट का क्या है, अंतर है। दोनों घड़ी में कितने का अंतर है, 30 मिनट का। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था, देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है कि दोनों के घड़ी के बीच 30 मिनट का अंतर है चलने में। हर 1 घंटे में 30 मिनट वो आगे निकल जाती है, कौन, खराब घड़ी। ठीक है ना। एक घड़ी जो वर्तमान समय में सही समय बता रही है, 1 घंटे के बाद यह घड़ी 10 मिनट आगे हो जाती है। बताइए मिनट वाली सुई की गति एक सामान्य घड़ी की मिनट की वाली सुई की गति से कितना प्रतिशत अधिक है। आप समझिए, फिर से 2 घड़ी बनाना है, एक घड़ी ये है, एक घड़ी ये है। होता क्या है कि एक घड़ी जो समय बता रहा है ठीक 1 घंटे बाद 10 मिनट आगे निकल जाता है। मतलब क्या हुआ कि शुरू में उसको सेट किया गया बिल्कुल सही, तो उसको चलना ये सही है 60 मिनट, लेकिन वो 10 मिनट आगे चल जाता है। मतलब 60 मिनट में वो 70 मिनट चल रहा है। देख रहे हैं क्या बदमाशी है। तो 1 मिनट में वो कितना चल रहा है, 7/6 मिनट चल रहा है 1 मिनट में। मतलब उसको चलना चाहिए 1 मिनट, चल रहा है 7/6 मिनट। समझ रहे हैं, उसको चलना चाहिए 1 मिनट, वो चल रहा है 7/6 मिनट। एक्स्ट्रा कितना चल रहा है, अधिक कितना चल रहा है भाई, तो 7/6 में 1 घटा दीजिए। मतलब 1/6 क्या चल रहा है, वो अधिक चल रहा है। हर 1/6 मिनट ज्यादा चल रहा है। तो अधिक प्रतिशत ही तो पूछा है आपका, और फॉर्मूला लगा दीजिए। अधिक प्रतिशत मतलब अधिक कितना, कितने में से, 1 में से गुना 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50/3। मतलब 16/2/3% क्या है, घड़ी स्पीड चल रही है। ठीक है ना। घड़ी की जो स्पीड है ना 16/2/3% क्या है, अधिक है। बहुत बढ़िया सब क्वेश्चन है ये। चलिए आगे। एक घड़ी जिसमें कुछ तकनीकी खराबी है और इस कारण वह 1 घंटे चलने के बाद 5 मिनट के लिए रुक जाती है। यदि 1 बजे रात में घड़ी को ठीक समय पर शुरू किया जाता है तो दिन 1 बजे इस घड़ी में कितना बज रहा होगा। देखिए यह भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। कुछ तकनीकी खराबी है जिसके कारण वह 1 घंटे चलने के बाद 5 मिनट के लिए रुकती है। समझ रहे हैं, मतलब चलना चाहिए 60 मिनट, लेकिन उसको समय कितना लग जाता है चलने में, 65 मिनट। 60 मिनट चलने में कितना मिनट लगता है उसको, 65 मिनट। क्योंकि हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए वो विश्राम लेती है, आराम कर लेती है। तो चलना चाहिए 60 मिनट लेकिन लेता है 65 मिनट। अब देखिए रात में 1 बजे सेट किया गया कि भाई चलो तुमको सेट कर दिया, और दिन के 1 बजे तक कितना घंटा होता है, 12 घंटा है ना। रात 1 से दिन के 1, 12 घंटा। मतलब 12 घंटे में उस घड़ी को कितना, मतलब रियल में कितना बज रहा होगा। तो आप ये सोचिए कि 60 मिनट चलने में उसको लगता है 65 मिनट। ठीक है ना, 60 मिनट चलने में उसको लग रहा है 65 मिनट। तो अगर वो 1 बजे सही समय दिखा रहा है तो रियल में उसमें कितना बज रहा होगा। एक बात समझिए, अगर 1 बजे सही समय दिखाएगा तो ऑब्वियसली क्या है, वो घड़ी क्या होता है कि टाइम ज्यादा ले रहा है ना। अगर उसको 60 मिनट चलना है तो वो ले रहा है 65 मिनट, क्योंकि 5 मिनट विश्राम कर रहा है। तो क्या होगा ना कि वो जो समय दिखा रहा है ना वो कहीं ना कहीं कम दिखा रहा है। तो हम कहेंगे कि 5 मिनट क्या ले रहा है, वो 5 मिनट एक्स्ट्रा ले रही है 1 घंटे चलने में। तो अगर वो 12 घंटे चलेगी तो कितना एक्स्ट्रा ले लेगी समय, 12 गुना 5, 60 मिनट। 60 मिनट उसको एक्स्ट्रा लगा है क्या, चलने में। 60 मिनट उसको क्या लगा एक्स्ट्रा चलने में। अगर वो 1 बज रहा है तो इसका क्या मतलब है कि 1 दिन में बज रहा है 1 PM। तो इसका मतलब है कि वो क्या कहीं ना कहीं आगे दिखा रही है। घड़ी में समय क्या हो रहा होगा, 1 घंटा पीछे हो रहा होगा। तो हम कहेंगे कि घड़ी में समय हो रहा होगा 1 PM में 1 घटा दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 PM एक्चुअल में घड़ी में बज रहा था वो, लेकिन दिखा रहा होगा 1 बजे, क्योंकि उसको 5 मिनट क्या हो रहा था, ज्यादा वक्त लग रहा था। 5 मिनट ज्यादा वक्त लग रहा था। ठीक है, चलिए आगे। एक घड़ी की सुइयां आपस में हर 65 मिनट के बाद मिल रही है तो सामान्य घड़ी के मुकाबले क्या है। देखिए यह भी एक फॉर्मूला है, याद रख लीजिए। घड़ी की सुई हर 65 से 5/11 मिनट के बाद एक दूसरे के ऊपर होंगी या 0 डिग्री का
कोण बनाएगी। समझ पाए? इस बात को भी आप रट सकते हैं कि 0 डिग्री का कोण कब बनता है? हर 65 से 5/11 मिनट के बाद, मतलब 65 से 5/11 मिनट के बाद घड़ी एक दूसरे की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी, हर 65 से 5/11 मिनट के बाद, और वो मिल रहा है हर 65 मिनट में ही। भाई मिलना चाहिए 65 से 5/11 मिनट में, वो 65 मिनट पे मिल जाता है, मतलब घड़ी क्या है? फास्ट है। क्या है? फास्ट है। उसको और थोड़ा वेट करना चाहिए मिलने के लिए, वो जल्दी जल्दी मिल रहा है, मतलब घड़ी क्या है? फास्ट है। आप इस बात को याद रखिएगा, अगली बार क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि घड़ी की सुइयां हर कितने मिनट के बाद आपस में एक दूसरे के ऊपर आच्छादित होगी, ठीक है ना, या संपाती होगी, या 0 डिग्री का कोण बनाएगी, तो 65 से 5/11 मिनट। एक गोलाकार घड़ी घंटे और मिनट में काटे 24 घंटों में कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होगी? लंबवत का मतलब समकोण। अभी मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था आपके लिए, समकोण या 90 डिग्री का कोण कितनी बनाती है 24 घंटे में? तो 44 बार लिखा था ना मैंने, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। देखिए 24 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण? 44 बार, है ना। 24 घंटे में 90 डिग्री का कोण 44 बार, ठीक है, रट सकते हैं आप। एक घड़ी के घंटे व मिनट वाले कांटे 1 बजे अपराह्न से 10 बजे अपराह्न की समयावधि में अपनी गति के दौरान कितनी बार एक दूसरे की लंबवत स्थिति में होती है? लंबवत का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए कितने से बोल रहा है, आपको पता है 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनाती है, तो 1 बजे से 10 बजे तक कितना घंटा होगा भाई? 1 से 10 बजे तक कितना घंटा होगा? 9 घंटा। तो 9 घंटा में कितनी बनाएगी? तो 1 घंटे में 2 बार, तो 9 घंटे में 18 बार। कितनी बार? 18 बार। लेकिन ये गलत है, 18 बार नहीं बनाएगी। आपको ये देखना है, मैं बताता हूं, एक बात बताता हूं, बस याद रख लीजिए कि जैसे ये घड़ी है ना, ये घड़ी है आपका 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 घंटे की घड़ी है। दो समय है, एक है 3 बजे वाला और एक समय है 9 बजे वाला। ये इकलौता एक 9 बजे वाला ड्यूरेशन और एक 3 बजे वाला जो ड्यूरेशन है ना, इसमें घड़ी की जो घंटे वाली और मिनट की सुई है ना, एक ही बार 90 डिग्री की कोण बनाती है। आपसे कभी क्वेश्चंस में ये भी पूछ ले कि वैसा कौन सा 2 पीरियड है जिसमें घड़ी के घंटे और मिनट की सुई एक ही बार 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो वो है 3 बजे एग्जैक्ट और एक है 9 बजे एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो इसमें 2 कम हो जाता है, तो 18 में 2 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 16 बार। तो आंसर हो जाएगा मेरा 16 बार, ठीक है ना। अब ये पूछेंगे कि सर आपने 3 और 10, देखिए इसमें 3 और 9 कहीं ना कहीं आ जा रहा है ना, 1 और 10 में 3 और 9 आ जा रहा है, 1 और 10 में 3 और 9 आ जा रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा वो 2 अवधि है, एक है 3 बजे और एक है 9 बजे, ठीक है। ये सब छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह आज मेरा क्या है ना, क्लॉक समाप्त हो गया। अब क्लॉक में इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस पूछेगा ही नहीं, बहुत हाई लेवल करा दिया मैंने आपको, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराया है मैंने। अब बताइए ईमानदारी से, कोई डाउट है? आप किसी को कोई डाउट है तो मैसेज करिए, आप किसी को डाउट है तो मैसेज करिए, नहीं तो फिर हम आगे कैलेंडर पे बातचीत करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कैलेंडर पढ़ेंगे, बहुत मजेदार टॉपिक है, मजा आएगा आपको कैलेंडर में। कैलेंडर, है ना। कितने लोगों ने कैलेंडर के बारे में जानते हैं? चलिए कैलेंडर के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। कैलेंडर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्लॉक कैलेंडर इसलिए एक साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। कैलेंडर जो है वो आप सबने देखा होगा घर के अंदर, है ना, बहुत जरूरी चीज है, देखना भी चाहिए, इस कैलेंडर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना भी चाहिए, क्योंकि कैलेंडर अगर नहीं पता तो फिर आप साल, है ना, दिन के बारे में कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो समझिए कैलेंडर क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सप्ताह में दिन कितने होते हैं, तो सोमवार,
ठीक है ना। आपको याद रखना है, हम हमेशा रविवार से इसमें दिन स्टार्ट करेंगे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है ना, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये आपके क्या है, दिन है 7। ठीक है, ये दिन है 7, ये आपको पता होना चाहिए। और हमें याद रखना है कि रविवार से दिन हमें स्टार्ट करना है। और इसका साथ के साथ एक कोड जो है आप उसको लिख लीजिए, बहुत जरूरी बात है ना। इसका मैं कोड लिख रहा हूँ। रविवार का कोड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 कोड है इसका। 0 से लेके 6 तक ये कोड बहुत काम देगा। दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें मंथ कितने होते हैं भाई, लिख देते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब बोलेंगे सर क्या सिखा रहे, जनवरी फरवरी दिखने, तो नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी कुछ दे रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए ये सब बातें। जनवरी में 31 दिन होता है, फरवरी में या तो 28 या 29 दिन होता है, मार्च में 31, अप्रैल में 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 और 31, ये पता होना चाहिए। अब एक जगह यहां लफड़ा है, फरवरी में 28 या 29, ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के वर्ष भी होते हैं, एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर, है ना। उस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक है, या कर ही लेते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर, या अगले पेज पे करेंगे, है ना। दो तरीके के वर्ष होते हैं, एक होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष या अधिवर्ष। ठीक है, क्या होता है दोनों में अंतर समझिएगा, एकदम ध्यान से बस सुनिएगा। इसमें जो दिन होता है वो होता है 365, फरवरी 28 दिन के होते हैं, ठीक है। इसमें दिन होता है 366, एक दिन फरवरी के कारण बढ़ जाता है क्योंकि फरवरी में इसमें 29 दिन होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि साधारण वर्ष में 365 दिन होगा और लीप वर्ष में 366 दिन होगा, इस बात को बस ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे बता पाएंगे कि साधारण वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष कौन सा है, तो बताते हैं। साधारण वर्ष 4 से विभाजित नहीं होता है, लीप वर्ष 4 से विभाजित होगा, ठीक है। लीप वर्ष 4 से विभाजित होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि कुछ एग्जाम्पल दीजिए, देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें 2012, 2012 लीप वर्ष था या नहीं था, बस चेक कर लेंगे। 4 से 2012 को भाग करेंगे तो देखिए 4 पंचे 20, यहाँ पे 0, 4 तिया 12, एग्जैक्ट भाग लग गया, 0 शेष दे दिया। तो इसका मतलब है कि 2012 क्या है, मेरा लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। लेकिन अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहां पे मान लेते हैं 2015 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे 4 से कभी भी 2015 भाग नहीं लगता है, कभी भी नहीं लगेगा। 4 पंचे 20 कटा, यहाँ 0 लिए, है ना, 4 तिया 12, तो देख पा रहे 3 यहां शेष बच जाता है, तो ये कभी भी मेरा लीप वर्ष नहीं होगा। ये कौन सा है, साधारण वर्ष। कौन सा है, साधारण वर्ष। मतलब इसमें फरवरी होगा 28 दिन का, इसमें फरवरी होगा 29 दिन का, इस बात को समझ गए।
ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि लीप वर्ष में जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दिन होता है 366। ये होता है 365 दिन का क्योंकि इसमें फरवरी होता है 28। इसका जो साल है वो पूरा का पूरा 4 से भाग लग जाता है। इसका जो साल है ये पूरा का पूरा 4 से भाग लग जाता है, और ये नहीं लगता, सॉरी। अगर आप पूरा भी भाग ना देना चाहे तो इसका ये तरीका है कि अंतिम के 2 अंक को ही बस 4 से आप भाग करके चेक करिए। तो देखिए 4 तिया 12 लग रहा है ना, तो कहेंगे कि ये लीप वर्ष है। इसके अंतिम 2 अंक को 4 से भाग करके देखिए क्या लग रहा है, तो 4 तिया 12, 3 शेष बच रहा है, तो ये नहीं होगा। तो आपको पूरा भी देने की आवश्यकता नहीं है, केवल अंतिम 2 अंक। यहां पे ये लिख सकते हैं लीप वर्ष 4 से विभाजित होगा या वर्ष के अंतिम 2 अंक, या वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः भाग लगे, पूर्णतः भाग लगे, ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना। ये क्या है? वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः भाग ना लगे, ये होना चाहिए। ठीक है, दोनों बात आप समझ गए होंगे। मैंने हर चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर लिखा है, आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर होता है। अब एक जो होता है वो होता है सेंचुरी ईयर। ठीक है, ये परेशान करेगा। इसको कहते हैं हिंदी में शताब्दी वर्ष। इसको कहते हैं हिंदी में शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वर्ष जो 100 के मल्टीपल में हो। किसमें हो? 100 के गुणज हो। ठीक है ना, 100 के गुणज हो, मतलब वो साल 100 से भाग लग रहा हो, उसको कहते हैं शताब्दी वर्ष। या वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में 2 लगातार शून्य हो, वो होता है शताब्दी वर्ष। ठीक है, या तो 100 का गुणज हो, अगर उससे भी नहीं पहचान पा रहे तो लास्ट में देखिएगा 2 जीरो लगातार हो, तो वो होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष लीप वर्ष तभी होगा जब वह 400 से पूर्णतः विभाजित होगा, या शुरुआत के 2 अंक 4 से विभाजित हो। ठीक है, क्या हो गया? सेंचुरी ईयर्स 100 का गुणज हो, या वर्ष के अंत में 2 लगातार शून्य हो, यह पहचानने का तरीका है। शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, इसका यह तरीका है कि उसको 400 से भाग करिए, और अगर 400 से भाग नहीं लग रहा तो वो शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होगा, और अगर लग जाता है तो लीप ईयर है। अगर आप 400 से भाग ना करना चाहें तो शुरुआत के 2 अंक को 4 से भाग करके चेक कर लीजिए। एग्जाम्पल समझिए, जैसे 2000, ये शताब्दी वर्ष है या नहीं है? तो हम देख पा रहे 2000 जो है ना, ये 400 से भाग लगता है क्या? तो देख पा रहे 400 से ये 5 बार में लग गया, तो हम कहेंगे कि ये शताब्दी वर्ष है। क्या है ये? शताब्दी वर्ष है। सॉरी, शताब्दी वर्ष जो है ना वो क्या है? लीप वर्ष है। ये लीप वर्ष, शताब्दी तो है ये शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है। आपको मैंने ये भी कहा था कि अगर आप 400 से भाग ना करें तो शुरुआत के 2 अंक को 4 से भाग कर लीजिए, तो 4 से ये 20 हमेशा भाग लगेगा, तो हम कहेंगे कि पक्का ये शताब्दी वर्ष ना लीप वर्ष है। लेकिन अगर मान लेते हैं हम 1900 ले, 1900 जो है वो शताब्दी वर्ष तो है। पहचानने का तरीका क्या है भाई? कि इसके 100 का गुणज है, बिल्कुल है, या लास्ट में देखिए 2 जीरो है, लास्ट में 2 जीरो होगा तो शताब्दी वर्ष है ना, लास्ट में 2 जीरो है। लेकिन ये 400 से कभी भी भाग नहीं लगता है, 4 चौके 1600 होगा और 300 शेष बच जाएगा। या शुरुआत के 2 अंक 4 से भाग नहीं लगेंगे, ये भी देख लीजिए, 4 चौके 16, 3 बच रहा है रिमाइंडर। तो ये कभी भी जो है ना लीप वर्ष नहीं है, ये क्या है? साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो याद रखिएगा शताब्दी वर्ष को
400 से भाग दिया जाता है, जबकि शताब्दी वर्ष जो नहीं है उसको 4 से भाग दिया जाता है। या आप ऐसे समझ जाइए कि शताब्दी वर्ष अगर हो तो शुरुआत के 2 अंक को 4 से भाग करना है, और अगर शताब्दी वर्ष ना हो तो अंतिम के 2 अंक को 4 से भाग करना है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया मैंने, मजेदार है ना। 400 से भी आप भाग ना दे सके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिया जाता है शताब्दी वर्ष से। ठीक है, अब चलिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात जो सीखेंगे, क्या सीखेंगे? ऑड डे। ठीक है ना, ऑड डे क्या होता है? विषम दिन। अब क्या बोलेंगे? विषम दिन का मतलब जो विषम संख्या में हो दिन नहीं, विषम दिन का मतलब एक ऐसा दिन जो 7 से भाग करने के बाद शेष बचे। समझ जाइए, 7 से क्यों भाग? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है। क्या होता है? सप्ताह में 7 दिन होता है, और हर 7वें दिन के बाद 7वें दिन के बाद दिन 7वें दिन के बाद दिन रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट हो जाता है। तो इसीलिए ऑड डे में हम 7 से भाग देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम समझाने की आपको कोशिश करें, तो आज मेरा कौन सा दिन है? आज है मेरा फ्राइडे, शुक्रवार है, सबको पता है। हम कहेंगे कि 10 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, 10 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको पता है कि 7 दिन के बाद फिर से फ्राइडे रिटर्न हो जाता है, 7 दिन के बाद फिर से फ्राइडे रिटर्न हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? तुरंत 10 को 7 से भाग करेंगे, और यहां पे शेष क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। शेष क्या आ जाएगा? 3। ये जो 3 है ना, इसी को कहते हैं ऑड डे, इसी को कहते हैं ऑड डे। ऑड डे का मतलब फ्राइडे के बाद फिर तीसरा दिन कौन सा होगा? तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे। तो 10 दिन के बाद क्या होगा? मंडे होगा। तो देखिए, 7 से भाग करने से ये फायदा होता है कि आपको क्या मतलब है 7 दिन का? कोई मतलब नहीं, हमें तो 3 दिन चाहिए ना। हमें जो 3 दिन है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि 7 में तो फिर फ्राइडे ही आ जाता है। तो फ्राइडे के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा यही तो छोटा था। अगर मान लेते पूछता 100 दिन के बाद, तब इसमें बहुत जरूरत होता है। क्या होता है? 100 को 7 से भाग करेंगे तो 14 सते 98, यहां शेष बचेगा 2। शेष क्या बचेगा? 2। और यही मेरा क्या है? ऑड डे। ऑड डे का मतलब विषम दिन। तो हम कहेंगे कि फ्राइडे के बाद दूसरा दिन कौन सा है? तो फ्राइडे, संडे, और फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो क्या पड़ जाएगा? 100 दिन के बाद संडे। देखिए कितना जल्दी निकल गया। तो हमेशा याद रखिएगा, जब ऑड डे का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ना, तो आप दिन तुरंत पता कर पाएंगे। आप क्या करेंगे? दिन को तुरंत पता कर पाएंगे, कोई ज्यादा परेशानी आपकी साथ नहीं होगी। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें जरूरी बात है कि आप यहां चले आइए दोबारा से। यहां पे दोबारा क्यों आना है बताते हैं। आपको पता है जनवरी 31 दिन का होता है, तो अगर इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 3। 3 जो है ना यहाँ पे क्या है? ऑड डे है ना। 3 क्या है यहाँ पे? ऑड डे है। हम यहाँ पे ऑड डे लिख रहे हैं। अगर 28 का होगा तो 0 ऑड डे होगा, और 29 का होगा तो 1 ऑड डे होगा, है ना। 7 चौक 28 0, और 7 चौक 28 1 29। 31 में फिर से 3 ऑड डे, 30 में 2 ऑड डे, 31 में 3 ऑड डे, 30 में 2 ऑड डे, 31 में 3 ऑड डे, 31 में 3 ऑड डे, 30 में 2 ऑड डे, 31 में 3 ऑड डे, 30 में 2 ऑड डे, और 31 में 3 ऑड डे। बस आप इस बात को याद रख लीजिए। 30 होगा तो 2 ऑड डे आएगा, 31 होगा तो 3 ऑड डे आएगा। फरवरी 28 दिन का होता है तो 0 ऑड डे आता है, और फरवरी 29 दिन का होता है तो 1 ऑड डे आता है। आप इस बात को याद रखिए। ये 2 महत्वपूर्ण बात है, एक ये और एक ये। ऑड डे पता होना चाहिए और कोड पता होना चाहिए। कैलेंडर का क्वेश्चन चुटकी में बनेगा। और समझिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बहुत जरूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। सॉरी, पहले 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या हमेशा 5 होगी। ठीक है, पहले 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1, पहले
300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1, पहले 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 0। बस यहां से रिपीटेशन फिर से हो जाता है। 400 के बाद 500 आएगा, मतलब 400 साल तक 0, तो फिर 100 साल में 5 ही हो जाएगा। 600 साल लिखेंगे तो 400 प्लस 200, 200 साल में 3 हो जाता है। 700 साल लिखेंगे तो 400 प्लस 300, 400 में 0 तो 300 में 1 होता है। तो इस तरह करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना है, 5310, 5310, 100, 200, 300, 400। 400 साल में ऑड डे बिल्कुल 0 हो जाता है, एकदम 0। इसका डिटेल जानने की जरूरत नहीं है आपको, इसका डिटेल जानने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको केवल इस बात को समझना है कि पहले 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5, पहले 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3, और 300 साल में 1, और लास्ट में 400 साल में 0। इस बात को समझ गए तो कैलेंडर आपका हो गया है ना। फिर कैलेंडर के क्वेश्चंस को करिएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कैलेंडर के क्वेश्चंस को करते हैं। कैलेंडर के क्वेश्चंस को करते हैं। कह रहा है कि 26 जनवरी 2005 को सोमवार है, तो 26 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले लिख दीजिए 26 जनवरी 2005 क्या था, मंडे। आपसे क्या पूछ रहा है इसने, 26 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, एक बात समझिए, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर, एक चीज और मैं आपको बताना थोड़ा सा यहां जरूरी है लिखना। साधारण वर्ष में जो विषम दिन होता है ना, वो होता है 1, और लीप वर्ष में जो विषम दिन होता है वो होता है 2, क्योंकि 365 को भाग करिएगा तो 1 शेष बचेगा, और 366 को भाग करिएगा तो 2 शेष बचेगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन पे। 26 जनवरी 2005 ये भी नॉर्मल ईयर है, 2006 ये भी नॉर्मल ईयर है। तो जाहिर सी बात है, अगर डेट और मंथ यहां सेम होना और सिर्फ साल बदल जाए तो समझिएगा एक दिन आगे बढ़ जाता है, अगर नॉर्मल ईयर है तो, क्योंकि नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है। तो यहाँ एक दिन आगे बढ़ेगा और मेरा क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, मंगलवार। समझ गए। अगर यहाँ पे डेट और मंथ सेम हो, सिर्फ ईयर का डिफरेंस हो, और ईयर भी दोनों नॉर्मल है, तो जाहिर सी बात है एक दिन आगे बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन सा साधारण वर्ष है। अब देखिए, साधारण वर्ष है मतलब नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर का मतलब 4 से भाग ना लगे। अब देखिए, ये 4 से भाग लग जाएगा, ये 4 से भाग लग जाएगा। सेंचुरी ईयर है, 400 से भाग लग जाएगा। यही इकलौता वर्ष है जो 4 से भाग नहीं लग रहा, मतलब ये साधारण वर्ष है। 10 मार्च को बृहस्पतिवार है, तो उसी वर्ष 20 जुलाई को कौन सा दिन होगा। अब देखिए, 10 मार्च को किसी वर्ष क्या था, थर्सडे। क्या था, बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे। आपसे पूछा जा रहा है 20 जुलाई कौन सा दिन होगा। हमें ऑड डे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करना पड़ेगा। पहले देखेंगे कि यहां से यहां कितना दिन है भाई। 10 मार्च में कितना दिन और बच रहा है। तो अगर हम मार्च में देखेंगे तो मार्च में दिन बच रहा है कितना, 21, क्योंकि 10 तो निकल गया, 21 दिन बचा। अप्रैल में कितना दिन बचा भाई, 30। मई में कितना दिन बचा, मई तो पूरा है अभी, 31। जून में कितना दिन है भाई, 30। और जुलाई कहां तक जाना है भाई, जुलाई जाना है हमें 20 तारीख तक, क्योंकि 20 ही पूछा है ना, तो हमें पूरा जुलाई नहीं जाना। अब देखिए, अब बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता है 21 दिन है, तो 21 दिन में ऑड डे कितना होगा, 21/7 करिए, 0 ऑड डे होगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट भाग दे रहा है, तो 0 ऑड डे। आपको पता है अप्रैल में 2 होता है, मई में 3 होता है, और जून में 2 होता है, और जुलाई में 20 तक जाना है, पूरा जुलाई तो है ना, तो 20/7 करिए, तो 20/7 करेंगे, 7 दूना 14, 6 ऑड डे आएगा। टोटल ऑड डे कितना है, तो 3 2 5 2 7 6 13 ऑड डे। फिर 13 आया तो 13 को फिर 7 से भाग करेंगे, जब तक 7 से छोटा ना आ जाए करते जाइए। फिर 7 से भाग करेंगे तो 6 ऑड डे आएगा। क्या आ जाएगा, 6 ऑड डे। आपको पता है जैसे 6 ऑड डे आया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से 6 दिन जोड़ दीजिए। तो थर्सडे से छठवां दिन, 6 दिन जोड़ने पे क्या आएगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो क्या आंसर होगा, वेडनेसडे, मतलब बुधवार। पता ही कितना जल्दी निकाल लिया आपने, कितना वक्त लगा भाई, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था।
तो आपको बस ये देखना था कि दिन कितना बच रहा है और किस महीने में कितना दिन है, और दिन में फिर ऑड डे निकालने आना चाहिए। ऑड डे निकालने के लिए 7 से भाग देना सीख जाइए आज से। 15 अक्टूबर 1998 को सोमवार था, तो 15 अक्टूबर 1997 को कौन सा दिन था? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए 15 अक्टूबर 1998 को आपका था मंडे। आपसे पूछा जा रहा है 15 अक्टूबर 1997 कौन सा दिन होगा भाई, है ना, कौन सा दिन होगा? आपको मैंने क्या बताया था कि 97 से 98 गए, आप ऐसे समझिए गए हैं, है ना, यहाँ डेट सेम, यहाँ मंथ सेम, तो जब नीचे से ऊपर जाते तो ये +1 हुआ है ना, मतलब मंडे कैसे बनाए, एक जोड़ के। और ये भी आपको पता है कि यहाँ पे 97 और यहाँ 98 है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि 97 तो नॉर्मल ईयर है, लेकिन 98 मेरा लीप ईयर है, क्योंकि 98 ना 4 से भाग लग जाता है। लगता है क्या 14 से 4 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा, 4 से भाग नहीं लगता, 98 नहीं लगता ना, 4 दूना 8 नहीं लगता। ये नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है, ये भी नॉर्मल ईयर है, मतलब एक ही दिन आगे बढ़ेगा। तो मंडे से पहले क्या रहा होगा? संडे रहा होगा, तभी तो मंडे बना है वो, मतलब रविवार। क्या रहा होगा? रविवार। मतलब आपको हमेशा ये मत सोचना है कि आगे ही जाना है भाई, इस बार आगे दे के पीछे पूछा है तो आपको भी तो पीछे जाना पड़ेगा ना। किसी माह की 27 तारीख को शनिवार है, तो बताइए उसी महीने की 8 तारीख को कौन सा वार था? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। किसी माह की 27 तारीख को शनिवार है, तो 27 क्या है? शनिवार है 27 तारीख को। तो 27 से 20 7 दिन पहले कब होगा? 20 को शनिवार होगा। 20 से 7 दिन पहले 13 को शनिवार होगा। 13 से 7 दिन पहले 6 को शनिवार होगा। 6 को क्या होगा? शनिवार। देखिए 6 7 13 7 20 7 27, तो 7 क्या हो जाएगा? रविवार। 7 क्या हो जाएगा? रविवार। तो 8 क्या हो जाएगा? सोमवार नहीं होगा? बताइए क्वेश्चंस में दम क्या था? क्वेश्चंस में दम क्या था? 8 मेरा सोमवार होगा। ठीक है, आपको क्या करना था? यहाँ 7 7 माइनस करना था। क्यों? क्योंकि आपको पता है दिन 7 दिन में रिपीट होता है ना, ठीक है ना, दिन क्या है? 7 दिन में रिपीट होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि मैंने क्या बताया था? साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। साधारण वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन। विषम दिन क्या होता है भाई इसमें? विषम दिन 2 होता, सॉरी 1 होता है। विषम दिन साधारण वर्ष में कितना होता है? 1 होता है। प्रथम दिन मतलब 1 जनवरी कौन सा दिन है? मंगल। तो आपसे पूछा जा रहा है 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा, यही पूछा जा रहा है ना। तो याद रखिए, आपको दिख रहा होगा ना कि एक विषम दिन है, मतलब 364वां दिन जो है ना वो कहीं ना कहीं मंगल ही होगा, क्योंकि 7 से भाग लग जा रहा है। तो जहां पे 7 से भाग लगते लगते 0 हो जाए तो दिन रिपीट हो रहा है, मतलब 364 जो होगा ना वो मंगलवार होगा। तो अगला ही दिन तो बुधवार होगा, मतलब 1 दिसंबर क्या होगा? बुधवार। आप ऐसे सोचिए, एक और डे है ना तो एक आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये कह देता साधारण वर्ष की जगह लीप जोड़ देता तो फिर आंसर बदल जाता। तब यहाँ पे 2 जोड़ते, तब क्या होता? मंगल बुध गुरुवार, गुरुवार हो जाता, क्योंकि 2 दिन आगे बढ़ जाता। लीप वर्ष होता तो 2 दिन, क्योंकि 2 विषम दिन है, और नॉर्मल ईयर में 1 आगे जोड़े क्योंकि 1 विषम दिन है। इस बात को आप समझ गए ना? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए 365 को जब 7 से आप भाग करोगे ना भाई, तो ये 1 शेष देगा। इसका मतलब है कि 364वां जो दिन होगा ना, 364 दिन तक दिन रिपीट होता रहता है। जैसे मंगल है तो 364वां दिन भी मंगल ही होगा। मतलब इस बात को आप रट लीजिए आज कि 1 जनवरी को जो दिन होता है नॉर्मल ईयर में, तो आप याद रखिए 30 दिसंबर को वही दिन होगा। 1 जनवरी को मान लीजिए, अभी कौन सा ईयर आने वाला है? अभी चल रहा है 2023, 23 चल रहा है ना भाई, तो 2024 क्या है? मेरा लीप ईयर है, 2024 लीप ईयर है। या ऐसे सोचिए कि अभी 23 की बात करें तो 1 जनवरी को कौन सा दिन था 2023 में? आप जो देखिएगा बैठ के, और आप 30 दिसंबर को देखिएगा, वही दिन आएगा, 100% वही दिन आएगा। तो दिसंबर में 31 को एक दिन बस आगे बढ़ जाएगा। उसी तरह आप याद रखिए कि जब 1 जनवरी 2024 जोन सा दिन होगा ना, आप याद रखिएगा उसका फिर क्या होगा? 30 दिसंबर नहीं होगा, फिर 29 दिसंबर आपका रिपीट होगा वो दिन। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें क्या है? इसमें क्या है? 366 दिन है। इसमें क्या है? 366 दिन है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम लीप में हैं या हम नॉर्मल ईयर में हैं। तो बस इस बात का छोटी छोटी जो जानकारी है ना, उस बात को याद रखें। और सबसे जरूरी बात है ऑड डे। ऑड डे अगर पता है तो सब पता है, ऑड डे नहीं पता तो कुछ नहीं पता। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग था। 26 जून को शुक्रवार है, तो माह का दूसरा सोमवार कौन सी तारीख होगा? अब देखिए,
26 जून को आपका क्या है, फ्राइडे है। तो उस माह का दूसरा सोमवार कौन सी तारीख होगा, दूसरा सोमवार। पहले ये सोचिए 26 से पहले आपका 20 तारीख को फिर क्या होगा, फ्राइडे होगा। 20 से पहले 13 को फ्राइडे होगा। 13 से पहले 13 में 7 जाएगा तो 6 को आपका क्या होगा, फ्राइडे होगा। 6 को अगर फ्राइडे होगा तो 5 4 3 2 1, तो फ्राइडे से पहले क्या होगा भाई, थर्सडे। थर्सडे से पहले वेडनेसडे। वेडनेसडे पहले क्या होगा, ट्यूसडे। ट्यूसडे से पहले क्या होगा, मंडे। और मंडे से पहले क्या होगा, संडे। मतलब आप इस बात को समझ गए कि वो जो मंथ है जून वाला, वो 1 तारीख संडे से स्टार्ट हो रहा है। तो मंडे कहां पे है, 2 तारीख को। ये क्या है, आपका पहला मंडे है, पहला मंडे है। तो आपसे पूछा जा रहा है दूसरा मंडे, तो दूसरा मंडे क्या होगा, 2 + 7, मतलब 9 तारीख आपका क्या होगा, 9 जून आपका क्या होगा, मंडे होगा। 2 7 9 आपसे दूसरा सोमवार पूछा है ना। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, 26 में, अरे सॉरी इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख लिया है ना। आप ध्यान से देखिए, 26 में 7 जाएगा तो 19 होता है, 19 में 7 जाएगा तो 12, 12 में 7 जाएगा तो 5, ठीक है ना। 5 के बाद 4 3 2 1, ठीक है ना। तो देखिए 1 तारीख को मंडे पड़ेगा, तो दूसरा मंडे कब पड़ेगा, 1 + 7, मतलब कब पड़ेगा, 8 जून को क्या पड़ेगा, दूसरा सोमवार। क्योंकि पहला सोमवार आपको 1 तारीख को ही पड़ रहा है, 1 तारीख से ही महीना स्टार्ट हुआ है। चाहे तो आप देख लीजिए, 1 तारीख सोमवार, मंगल बुध गुरु शुक्र, 5 7 12 7 19 7 26। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बात आपको और बता दें, जैसे कोई महीना 1 तारीख को स्टार्ट होता है हर महीना, जैसे 1 जून यहाँ पे आपका देख रहे सोमवार था ना, तो आप याद रखिएगा कहीं ना कहीं वो जाके एक साथ, आपको पता है 7 दिन में रिपीट होता है, तो कहीं ना कहीं वो 28 पे जाके वो कहीं ना कहीं रिपीट हो जाएगा, है ना। तो हमें ये भी पता रखना है कि महीने के अंत में जो 2 ऑड डे होता है ना, इसलिए 2 दिन आगे लास्ट वाला बढ़ जाता है, और अगर 31 दिन वाला होता है तो 3 दिन आगे बढ़ जाता है। सचिन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 21 और 24 अप्रैल के बीच आता है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 22 और 25 के बीच आता है। तो ज्ञात कीजिए उनके भाई का जन्मदिन कब है। अब देखिए सचिन के जो अकॉर्डिंग है ना, उसका भाई का जन्मदिन है 21 और 24 के बीच, मतलब 22 और 23 को आ सकता है। लेकिन उसकी बहन को जो याद है, सचिन की बहन को, वो कह रही कि नहीं 22 और 25 के बीच में आता है, मतलब 23 24 को आता है। देखिए दोनों को थोड़ा थोड़ा डेटा याद है, लेकिन एग्जैक्ट देख रहे हैं कि उसको उसके भाई का जन्मदिन 23 तारीख को आएगा, क्योंकि दोनों में 23 कॉमन है, उस दोनों की बातों में 23 कॉमन है। तो एग्जैक्टली क्या है उसका बर्थडे, 23 को। ये सब क्वेश्चन खूब आता है। गांधी जयंती के 15 दिन बाद बुधवार आता है, तो अगले माह की 8 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब सबसे बड़ी बात है, गांधी जयंती कब होता है भाई, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को होता है गांधी जयंती, गांधी जी का जयंती है। इसके 15 दिन के बाद, तो 15 दिन के बाद कौन सा दिन हो जाएगा भाई, 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को कौन सा दिन है, बुधवार है। 17 अक्टूबर को बुधवार है। कह रहा है कि अगले माह की 8 तारीख को, अगले माह की 8 तारीख को कौन सा दिन होगा। सबसे बड़ी बात सोचिए कि 17 दिन के बाद इसमें कितना दिन बचा अक्टूबर में, तो 14 दिन अक्टूबर में बचता है। 17 के बाद 14 दिन अक्टूबर में, और अगले माह 8 तारीख, तो 14 8 22। कह रहा है कि 22 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो एक बात बताइए, 22 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 1 शेष देगा, मतलब 1 ऑड डे देगा, 1 शेष दिन। तो इसका मतलब है कि बुधवार में 1 दिन जोड़ दीजिए, मतलब क्या होगा, गांधी जयंती के 15 दिन के बाद अगर बुधवार है तो महीने की अगली तारीख को, 8 तारीख को क्या होगा, गुरुवार। गुरुवार नहीं दिया आंसर, गड़बड़ कर दिया क्या कहीं कुछ। 15 दिन बाद, अच्छा एक बात समझिए, 15 दिन के बाद कह रहा है, हमने यहाँ 15वां दिन ले लिया है। 15 दिन के बाद मतलब गांधी जयंती का 15 दिन, और 15 दिन के बाद मतलब 18 तारीख की बात हो रही है। क्या हो रहा है, 18 तारीख की बात हो रही है। हम कहेंगे आज से 2 दिन के बाद, तो 2 दिन के बाद मतलब तीसरे दिन की बात हो रही है। ये सब पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 18 अक्टूबर को बुधवार है, तो यहाँ 13 दिन बचा है ना। यहाँ पे कितना बचा, 13 दिन। तो 13 + 8 मतलब यहाँ पे कितना बचा, 21 दिन, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, 21 दिन। और 21 दिन में कितना शेष दिन बचेगा भाई, 21/7 को करेंगे तो 0 शेष बचेगा। 0 शेष, 0 शेष का मतलब दिन रिपीट, 0 शेष का मतलब दिन रिपीट। तो क्या हो जाएगा, बुधवार ही होगा। क्या होगा, बुधवार। गांधी जयंती के 15 दिन के बाद अगर बुधवार है
15वां दिन नहीं कह रहा है, 15 दिन के बाद वाला दिन, 15वां दिन के बाद वाला, मतलब 15 दिन वहां तो मंगल होगा, बुधवार है, तो महीने के अगले तारीख 8 को भी बुधवार होगा। लैंग्वेज पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अभी है क्वेश्चन ठीक ठाक। यदि किसी माह में 5 तारीख रविवार के अगले दिन है तो अगले माह की 23 तारीख कौन सा वार होगा। किसी माह में 5 तारीख रविवार के अगले दिन हो, 5 तारीख रविवार के अगले दिन होने का मतलब मंडे, तो माह की 23 तारीख, अब देखिए 5 5 7 12 12 7 19, मतलब यहां भी मंडे यहां भी मंडे, मतलब 19 तारीख तक मंडे, तो 20 21 22 23, तो मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, और थर्सडे के बाद मतलब फ्राइडे, मतलब क्या कहेंगे, शुक्रवार, शुक्रवार कहेंगे। कि किसी माह में 5 तारीख अगर रविवार के अगले दिन हो तो माह की 23 तारीख को कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा। आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चंस में देखिए कुछ तनाव मत लीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछेगा। 1 मार्च को सोमवार है, यदि किसी कार्यालय में सभी शनिवार और रविवार को अवकाश रहता है तो उस माह में कार्य दिवसों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1 मार्च को सोमवार है, सबसे पहले ये देखिए 1 मार्च को सोमवार है मतलब मंडे है, इसका मतलब है कि 1 7 8, 8 तारीख को फिर क्या था आपका, 8 मार्च का मंडे था। अगर 8 मार्च का मंडे है इसका मतलब है 7 मार्च आपका क्या था, संडे, 7 मार्च संडे था तो 6 मार्च आपका क्या था, सैटरडे। आपको अब ये पता है कि सैटरडे और संडे आपकी छुट्टी होती है, उस महीने में शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है, तो 6 छुट्टी रहेगा, 6 के बाद 13, 13 के बाद 20 और 20 के बाद 27, आपका 6 13 20 27, यहाँ पे 4 सैटरडे छुट्टी है ना, ये भी सैटरडे है, ये भी सैटरडे है, ये भी सैटरडे, 4 तो ये छुट्टी हो गया। अब संडे पे आ जाते हैं भाई, है ना, संडे पे आ जाते हैं। आपको पता है 7 संडे है, तो फिर 14 को संडे होगा, 14 के बाद 21, 21 के बाद 28, इसके बाद तो संभव ही नहीं है, तो यहाँ पे भी संडे है, यहाँ भी संडे है और यहाँ भी संडे है, तो टोटल कितना हो गया भाई। आपको पता है मार्च है, मार्च कितने दिन का है, 31 दिन का, 31 दिन के मार्च में आपकी छुट्टी हो गई 4 4 8 दिन, तो 8 दिन कम कर दीजिए, मतलब आपको 23 दिन ही केवल ऑफिस आना है और काम करना है, मतलब 4 संडे 4 मंडे। अब बोलेंगे सर 4 ही संडे तो होता है, 4 मंडे और 4 सैटरडे होता है, भाई कभी कभी 5 संडे भी होता है, याद रखिएगा, कभी कभी 5 संडे भी हो जाता है और 5 सैटरडे भी हो जाएगा, 2 बार तो कभी मैक्सिमम जो है ना रिपीट होता है 5 बार में, तो याद रखिएगा, ऐसा भूलिएगा मत, रट्टू नहीं बनना है। कविता की जन्म तिथि 29 फरवरी 1996 है, तो 29 फरवरी 2016 को कौन सा जन्मदिन था। इतना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए 29 फरवरी 1996, आपको पता है ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, क्योंकि 29 फरवरी लिखने का मतलब ही लीप ईयर है। अगर वो 96 में जन्मदिन मनाई है तो अगली बार उसको जन्मदिन 97 में नहीं मनाना है, अब अगली बार जन्मदिन ये 2000 में मनाएगी, 4 साल के बाद, क्योंकि पता है जिसका 29 फरवरी को जन्मदिन होता है ना, वो बहुत परेशान रहते हैं बेचारे, वो अपना जन्मदिन हर 4 साल में एक बार मनाते हैं, लोग मना लेते हैं 28 को, लेकिन वो गलत है। आपका जन्म 29 फरवरी को हुआ है तो आप 4 साल में मनाइए, तो 2000 में मनाएगी, ठीक है ना। कविता का जन्मदिन 1996 को हुआ, तो पहला जन्मदिन, दूसरा जन्मदिन, तीसरा जन्मदिन, चौथा जन्मदिन और 2016 को ये 5वां जन्मदिन मनाएगी, 1 2 3 4 और 5, तो क्या कहेगी, वो 5वां जन्मदिन मनाएगी, जबकि उसको 20 बार मना लेना चाहिए था, लेकिन क्या करे, वो मजबूर है, वो 29 फरवरी को पैदा हो गई थी, तो ये सब थोड़ा सा परेशानी हो जाता है ना, ये सब परेशानी हो जाता है और पार्टी से भी बच जाते हैं लोग। चलिए आगे। यदि 15 फरवरी 2004 को बुधवार था तो 10 जुलाई 2013 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि 15 फरवरी 2004 को बुधवार है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी था तो आपको इस बात को मान के चलना है कि 15 फरवरी 2004 को बुधवार ही था, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको सही मानना है। तो हमें ये पहले देखना है कि 15 फरवरी 2004 को यहाँ पे क्या लिखा है, वेडनेसडे। अब हम ओरिजिनल में चेक करें कि 15 फरवरी 2004 को सच में वेडनेसडे था क्या। देखिए इसको बनाने का तरीका यह है कि यहाँ पे लिखिए 15 फरवरी 2004। आपको मैंने बताया था कि 2000 वर्ष तक ऑड डे 0 होगा, क्यों, क्योंकि 400 के मल्टीपल में जितना आता है, 400 के मल्टीपल में 2000 आता है, तो 2000 वर्ष तक तो ऑड डे हो गया 0। अब आपके पास बचा 4 साल, केवल 4 साल ही सोचिए, 2000 के ऊपर जितना होता है ना बस उतना ही सोचिए,
4 साल। तो आपको पता है कि इसमें आप गए कहां तक है, 2001, 2002 और 2003। 4 में तो आप चल ही रहे हैं ना भाई। तो आपके पास 3 साल आप क्रॉस किए हैं। ये तीनों साल क्या है, आपका नॉर्मल ईयर है। तो हमारे पास तीनों साल नॉर्मल है और एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है। कितना होता है, एक ऑड डे होता है। आपके पास लीप ईयर आया ही नहीं, छोड़ दीजिए। आप पहुंच गए 2003 तक। अब आप चले जाइए फरवरी 2004 में। तो जनवरी में मेरा 3 ऑड डे होता है और फरवरी क्या है, 15 तक ही गए। तो 15 को अगर 7 से भाग करें तो एक ऑड डे होगा। तो एक, सबको जोड़ दीजिए। 3 3 6 1 7, क्या हो गया 7। 7 का मतलब क्या हो गया, यहां पे हो गया 7। 7 का मतलब हो गया 0 ऑड डे। क्या आ गया, 0 ऑड डे। इसका मतलब है 0 ऑड डे नहीं आया, आपको 0 बस लिख देना है। 7 का मतलब 0। 0 किसका कोड होता है आप देख लीजिए, मैंने आपको लिखाया था ना 0 किसका कोड है। अगर हम कैलेंडर की बात करें, देखिए 0 किसका कोड है, रविवार का। तो हम कहेंगे कि वैसे दिन दे दिया यहां पे कुछ और, लेकिन वो कौन सा दिन था भाई, रविवार था। क्या था, रविवार। एक्चुअल में रविवार था। रियल जो डेट है ना वो रविवार है, रियल डे रविवार है, लेकिन उसने दिया क्या है, बुधवार। कितना दिन आगे बताया उसने, रविवार को सोमवार मंगल बुध, तीसरा दिन आगे बताया है। मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें 3 दिन आगे जोड़ना है। अब हमें कह रहा है 10 जुलाई 2013, 10 जुलाई 2013। तो अब एक बात समझिए, 2000 तक तो फिर 0 हो जाएगा। तो हमें केवल 13 वर्ष के बारे में सोचना है। 13 में भी हमें पहले कहा है 12 वर्ष क्रॉस कर चुके हैं। तो 0 ऑड डे अब लिखने ही मत। 12 वर्ष में आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सा लीप ईयर है। 2004, 2008 और 2012 3 लीप ईयर है। और मेरा 9 क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर 9 गुना 1, 3 गुना 2 लीप ईयर। अब हम चलते हैं कहां, 2013 में। तो जनवरी क्रॉस किया है, तो जनवरी में 3 ऑड डे। 13 क्या है मेरा, नॉर्मल ईयर है, तो फरवरी में 0 ऑड डे, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई 10 है। तो 10 को 7 से भाग करेंगे तो 3। हम सबको जोड़ लेंगे। आंसर क्या देखें, 9 प्लस 6 प्लस 3 3 6, 2 8 3 11, 2 13 3 16। सबको जोड़ेंगे, 9 6 15 16, 15 16 31। 31 को 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 3 क्या आया मेरा, 3। कोड क्या आया, 3। 3 का मतलब क्या होता है भाई, 3 का मतलब रविवार 0, सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3। मतलब रियल में कौन सा दिन आएगा, बुधवार। लेकिन हमें बुधवार नहीं बताना, आंसर आने पे 3 जोड़ना है। तो बुधवार से 3 दिन आगे कौन सा दिन होगा, तो बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि। मतलब रियल में आंसर शनिवार होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वैसे बुधवार होगा, तो आंसर क्या होगा, शनिवार। क्योंकि जो आंसर आएगा उसमें 3 दिन जोड़ के बताना है। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। बस इसमें क्या था, 2 चीज याद रखना था, कोड और ऑड डे वाला कॉन्सेप्ट। और पहले 400 वर्ष में 0 ऑड डे होगा तो 2000 भी 0 होगा, है ना। तो ये सब याद रखना। किसी माह की 10 तारीख को सोमवार है तो एक पखवाड़ा तथा 2 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। अब देखिए 10 तारीख को क्या दिया हुआ है, मंडे। पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन। क्या होता है, 15 दिन। और 2 दिनों के बाद 15 दिन और प्लस 2 दिन तो क्या होगा, 17। 17 दिन के बाद मतलब 18वां दिन बोल रहे हैं वो, 18वां दिन। तो आपको पता है 10 प्लस 18वां मतलब 28वां दिन। 28वां दिन कौन सा दिन होगा भाई, 10 को सोमवार है तो 10 के बाद 17, 17 के बाद 24, 24 सोमवार होगा, 25 26 27 28 कौन सा दिन होगा। तो ये सोमवार है तो ये मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। मतलब क्या आंसर हो जाएगा, फ्राइडे। कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए बाद बोल रहा है ना, 15वां एक पखवाड़ा के दूसरा दिन नहीं बोल रहा है, 2 दिन बाद बोल रहा है, मतलब 18वां दिन, है ना। 15 2 17 और 18वां दिन। 30 मार्च 1956 को कौन सा दिन होगा, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। देखिए 30 मार्च 1956 को कौन सा दिन होगा कह रहा है, इसमें डायरेक्ट निकाल दीजिए। इसको 1900 को हम लिख सकते हैं 1900 प्लस 56 वर्ष। 1900 को भी लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 56 वर्ष। क्यों, क्योंकि आपको पता है 400 के मल्टीपल में 1600 आ गया। तो 1600 तो वर्ष तक 0 ऑड डे होता है, तो हम लिख देंगे 1600 वर्ष तक 0 ऑड डे। 300 वर्ष तक ऑड डे कितना होता है, मैंने आपको बताया था 100 साल में 5, 200 साल में 3 और 300 साल में 1 ऑड डे होता है। तो 300 साल में 1 ऑड डे देख लीजिए, लिखा दिखा देना।
आप लोग को दिखा के बनाएंगे ना। 300 साल में देखिए कितना ऑड डे होता है, कहाँ लिखे हैं भाई, देखिए पहले 300 साल में ऑड डे की संख्या 1, बहुत काम देता है ये सब। उसके बाद अब आप पहुंच गए हैं 1900 तक, याद रखिएगा। अब 56 साल, 56 साल में हमको ये देखना है कि हमें ऑड डे कहां तक जाना है। सॉरी, 56 साल में हमें 55 वर्ष तक ही तो जाना है, क्योंकि 56वां में तो हम हैं ही अभी। तो 55 वर्ष में आपको ये देखना है कि कितना नॉर्मल कितना लीप ईयर है। तो 55 को 4 से भाग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, 13 13 13 जो है ना मेरा क्या आ जाएगा, लीप। और बाकी जो 55 में 13 घटा दीजिए तो 42 क्या आ जाएगा मेरा, नॉर्मल, है ना, नॉर्मल। तो हम कहेंगे कि 42 वर्ष नॉर्मल है, तो 42 गुना 1 प्लस लीप कितना है 13, तो 13 गुना 2। आप पहुंच गए पता है कहां तक, 1955 तक, मजाक मजाक में। अब आप आ गए 56 में। 56 में कहां जाना है, 30 मार्च तक। सबसे पहले आपका जनवरी में 3 ऑड डे, फरवरी क्या होगा, देखिए 56 जो है ना 4 से भाग लग जाएगा, मतलब लीप ईयर है, तो फरवरी 1 ऑड डे। और मार्च कहां तक जाना है, 30, तो 2 ऑड डे। आपको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा भाई, देखिए 0 प्लस 1 42 प्लस 26 प्लस 3 2 5 1 6। देखिए इसका भी तरीका है ना, जोड़िए मत, क्या करिए ना, 6 और 1 7 हो गया, ये दोनों मिलके तो 0 ऑड डे दे दिया। 7 6 के 42, ये भी 0 ऑड डे दे दिया। तो बस 26 को देखना है। तो 26 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21 5, 5 मेरा बचा। 5 किसका कोड होता है भाई, 5 होता है मेरा फ्राइडे का कोड। 5 किसका होता है, फ्राइडे का। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। तो हम आराम से बता दिए कि 30 मार्च 1956 जो है वो मेरा क्या है, फ्राइडे है। आप अपने गूगल में सर्च कीजिएगा कि क्या सच में 30 मार्च 1956 फ्राइडे है, तो आपको वहां पे दिखेगा फ्राइडे ही होगा। ठीक है, चलिए। कविता सविता से 200 दिन छोटी है, परंतु निकिता कविता से 308 दिन छोटी है। निकिता का जन्म मंगलवार को हुआ था, तो सविता का जन्म कब हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। कविता सविता से 200 दिन छोटी है, कविता जो है ना सविता से 200 दिन छोटी है, मतलब सविता बड़ी है। सविता क्या है, कविता से बड़ी है, ठीक है ना। परंतु निकिता जो है ना वो कविता से 308 दिन छोटी है, तो निकिता यहां आ जाएगी। अब कह रहा है कि निकिता का जन्म मंगल को हुआ था। निकिता का जन्म कब हुआ था, मंगल को हुआ था। तो कह रहा है कि सविता का जन्म कब हुआ था। आपको यह देखना है कि निकिता से कितने दिन छोटी है वो, निकिता कितने दिन छोटी है कविता से, 308 दिन। तो भाई इसमें 308 इधर जोड़ दीजिए, ये तब इसका जन्म हुआ होगा। और इसमें क्या है, 200 दिन और जोड़ दीजिए तो इसका जन्म हुआ होगा। तो टोटल यहां से अगर यहां जाए तो ये कितनी बड़ी है इससे, तो 508 दिन बड़ी है। 508 को 7 से भाग करिए, 7 7 49, 1 7 दूना 14 4, कितना आया, 4 ऑड डे। कितना आसान क्वेश्चन था, तो इसमें 4 जोड़ दीजिए। तो मंगलवार से चौथा दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार, बुध गुरु शुक्र शनि, मतलब उसका जन्म कब हुआ होगा भाई, शनिवार को। कितना आसान क्वेश्चन था, बस घुमा फिरा के दे दिया था, घुमा फिरा के दिया था, लेकिन आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे चलते। अंतिम क्वेश्चन, 12 जनवरी 1980 को शनिवार था, तो 12 जनवरी 1979 को कौन सा दिन था भाई। तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया है ना। 12 जनवरी 1980 को क्या था, सैटरडे। आपसे पूछा है 12 जनवरी 1979 को कौन सा दिन होगा। वही है, ऊपर से नीचे गया, पीछे हो गया ना। हमें पता है यहां से यहां एक जोड़ के करते थे ना। लेकिन अगर ये देखिए कि 79 से 80 गए, 79 मेरा नॉर्मल ईयर है ना, 80 मेरा लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि फरवरी नहीं आया, इसमें क्रॉस ही नहीं किया, तो एक ही बढ़ा होगा। तो भाई फ्राइडे से सैटरडे बना है ना, फ्राइडे से सैटरडे बना है, मतलब 12 जनवरी 1979 मेरा क्या था, फ्राइडे था, तभी वो 12 जनवरी 1980 मेरा सैटरडे हुआ। तो इस तरह मेरा कैलेंडर का क्वेश्चन आज समाप्त हुआ, और मैंने सारे क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत अप टू हाई लेवल तक आपको सिखा दिया गया। अब इससे जो भी क्वेश्चन आएगा ना, बहुत आप आराम से सॉल्व कर लोगे, बहुत इजीली तरीके से। बिल्कुल तनाव मत लीजिएगा, अगर जो भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई परेशानी हो, क्लास को बार बार देखिएगा,
आप क्लास को जब बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इस क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए गए हैं, आप सारे को दोबारा प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, है ना। तो चलिए आज हम क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, और जो भी आपको डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हैं अगली क्लास में। तो आज आप अपनी तैयारी कीजिए और बार बार वीडियो को देखिए, समझ ना आए तो दोबारा पूछिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।